नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का सरकार पर एक बार फिर से तंज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए तमाम वादे किए गए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल का सरकार पर तंज। कांग्रेस का चुनाव में लोगों को लुभाने पर उन्होंने बयान दिया है और जनता 1 साल में 5 साल पिछड़ी है, इस तरह का बयान देते हुए नजर आए राजीव बिंदल। और उन्होंने नौकरियां देने के वादे को पूरा नहीं किया है, इस तरह का भी बयान देते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल का सरकार पर तंज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव में लोगों को लुभाने पर यह बयान। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज कतना जुड़ चुके हैं। तो पंकज कतना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल लगातार मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव में जो भी वादे किए गए थे वो तमाम वादे सिर्फ जनता को लुभाने के लिए किए गए थे। जी बिल्कुल सही बात है। और आज जो आक्रामक रूप में जो है राजीव बिंदल दिखे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की जो युवा इकाई है उसकी यहाँ पर कार्यसमिति की बैठक चल रही है। उसमें राजीव बिंदल जो है आज प्रथम सत्र को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल है। पिछले 10 महीनों की बात करें तो 60 से 70 करोड़ जो है वो रुपए का लोन ले चुकी हैं। आने वाले 5 सालों में अगर इसी प्रकार चलता रहा तो लगभग 60,000 करोड़ की देनदारी हिमाचल की हो जाएगी। और उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के से पहले उन पर तंज कसा है कि युवाओं को नौकरी पहली कैबिनेट में देने की बात कही गई थी, दूध का 100 रुपए लीटर की बात कही गई थी, गोबर को किसानों से लेने की बात की गई। जो तमाम जो चुनावी वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे उनको उन्होंने यहाँ पर दिखाया है और उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सरकार कैसे चल रही है, क्या सोच रही है। और साथ में सीपीएस को लेकर भी उन्होंने कड़ा प्रहार जो है वो किया है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय जो है वो चल रहा है, पर लेकिन सरकार को अभी भी इसके ऊपर कोई जो संज्ञान है वो सरकार नहीं ले रही है। बिल्कुल पंकज, तो जो भी बयान दिए गए हैं राजीव बिंदल द्वारा, तो क्या इस पे कांग्रेस की कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? जी नहीं, अभी तक कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है, पर उम्मीद है कि शाम होते होते कुछ ना कुछ कांग्रेस के जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को, कि वो भी ऊना दौरे पर हैं, तो हो सकता है कि अगर उनकी प्रेस वार्ता होती है या फिर उनसे मुलाकात आज होती है तो इस पर जरूर प्रश्न पूछा जाएगा और स्वाभाविक है कि उनकी तरफ से भी बयान जो है वो आ सकता है। ठीक है पंकज, से इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां राजीव बिंदल ने तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि नौकरियां देने के वादे को पूरा नहीं किया गया है कांग्रेस सरकार द्वारा और कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए नजर आए राजीव बिंदल। उधर पंजाब केसरी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वतंत्रता आंदोलन में महान योगदान देने और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे और लाला लाजपत राय को उन्होंने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आदरणीय लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि है, जिनको जो एक पॉलिटिशियन भी थे, एक ऑथर भी थे और आज जो है उनकी पुण्यतिथि का अवसर जो है उसके उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने हम सभी मेयर साहब और सभी मेयर शिमला, डिप्टी मेयर शिमला और सभी काउंसलर्स और अन्य वरिष्ठ लोग जो हैं, पूर्व मेयर, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सभी जो यहाँ आए हैं। और एक लाला लाजपत राय जी पॉलिटिशियन के साथ साथ एक ऑथर भी रहे हैं और न केवल हमारे देश में, भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो है अपना नाम जो है उनका चमका, जिस वजह से हिंदुस्तान का गौरव जो है जिसने सर उठा के हम लोग आज रह रहे हैं। उनका बहुत योगदान है और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार करते हुए 2022 के चुनाव में गारंटियों को पूरी करने की बात पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो कांग्रेस ने अभी तक पूरा नहीं किया। वहीं महंगाई को लेकर भी सरकार का घेराव किया गया और डिप्टी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए बिंदल ने सरकार पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार का घेराव करने का काम किया है। के माननीय उप मुख्यमंत्री और उनका यह कथन कि हमने गारंटियां पूरी की हैं, यह हास्यास्पद है। जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो घर घर जाकर के 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देने के लिए लगातार भाषण चल रहे। आज तो घर घर में वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रादेशिक नेताओं से लेकर गांव स्तर के कांग्रेस के नेताओं ने और प्रत्येक युवा को यह विश्वास दिया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देगी। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है, 1 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली। तो महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं राजीव बिंदल और डिप्टी सीएम के बयान पर भी राजीव बिंदल ने पलटवार किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने जो भी वादे चुनाव के समय किए थे उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं रोजगार देने के भी जो वादे बेरोजगारों से किए गए थे, कांग्रेस उस वादे को पूरा करने में भी पूरी तरह से विफल रही है। तो डिप्टी सीएम के बयान पर भी पलटवार करते हुए राजीव बिंदल ने ये तमाम बातें कही हैं। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और उनका यह कथन कि हमने गारंटियां पूरी की हैं, यह हास्यास्पद है। जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो घर घर जाकर के 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देने के लिए लगातार भाषण चल रहे। आज तो घर घर में वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रादेशिक नेताओं से लेकर गांव स्तर के कांग्रेस के नेताओं ने और प्रत्येक युवा को यह विश्वास दिया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देगी। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है, 1 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली और अब कुछ नौकरियां निकालने का प्रयास हो रहा है और वो भी रेगुलर नहीं है। उन नौकरियों के अंदर भी तरह तरह के किंतु परंतु हैं। अब वन विभाग की कोई नौकरी निकालने के बारे में अखबार में आया है जिसके बारे में ना तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, ना ठेके के माध्यम से है, ना ही वो कुछ और है, ना ही उसकी कोई पॉलिसी है। 22 लाख बहनें 1500 रुपया महीना की इंतजार कर रही। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वायदा किया वो वहीं का वहीं खड़ा है। आपने कहा कि हम 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। अब दूध तो क्या खरीदना है, जो बांटने वाली मिठाई है वो भी चंडीगढ़ से मंगा करके बांट रहे हैं। हिमाचल वाले की तो मिठाई भी आपको पसंद नहीं। उधर चंबा में तीसरा शिक्षा खंड में स्टाफ की कमी हो रही है, जिसके चलते कार्यालय में कार्य भी नहीं हो पा रहा है। शिक्षा खंड के अंतर्गत 81 प्राथमिक विद्यालय और 31 प्रारंभिक स्कूलों का कार्य करना पड़ता है और स्टाफ की कमी के चलते दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तीसा के कार्यालय में 6 पद खाली पड़े हुए हैं और ऐसे में शिक्षा विभाग ने सरकार से मांग उठाई है कि जल्द कार्यालय में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि स्कूलों का कार्य भी प्रभावित न हो सके। हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें भी एक अधिक से ग्रेड 2, 2 लिपिक और 2 लिपिक के पद रिक्त हैं और 2 ही हमारे पास, एक क्लर्क है, एक जेओ है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी वजह से हमारे को शिक्षा खंड का काम चलाने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है।
और यहाँ पर रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत मंडी के पास 4 लेन बाईपास के लिए 4 टनलों का निर्माण होने जा रहा है और ये टनल लगभग बनकर अब तैयार हो चुकी हैं। केएमसी कंपनी को कार्य को फरवरी 2024 तक पूरा करने के निर्देश एनएचएआई ने दिए हैं, लेकिन केएमसी कंपनी ने 2 महीनों का अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा कि इस कार्य को अप्रैल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके चलते अब लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी और 4 लेन से लोगों का जो सफर है वो सुगम और आरामदायक हो जाएगा। हमारी इसमें 4 टनल आती है मंडी बाईपास में, जिनकी लंबाई 3600 मीटर के आसपास है। तो ये चारों टनल का काम हमारा एक्सकेवेशन कंप्लीट है, इसमें लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो काम चल रहा है रोड वर्क्स का चल रहा है टनल के अंदर, और जो लाइटिंग का और E&M का काम, मैकेनिकल का काम अभी प्रोग्रेस में है। इसका टारगेट तो था पहले कंप्लीट करने का, बट कंपनी के प्रोग्रेस यहाँ पे ठीक नहीं थी, तो उसको नोटिस भी दिया है एनएचएआई ने कि आप अपने परफॉर्मेंस बढ़ाइए, नहीं तो आपके फर्दर एक्शन किया जाएगा। तो कंपनी ने कमिटमेंट की है कि इसको फरवरी तक हम कंप्लीट कर देंगे। सुंदरनगर बाईपास हमारा जो है जून 2022 में शुरू हुआ है और इसकी टारगेट डेट है जून 2024। बट हमारा कार्य इसमें काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रहा है, 70% कार्य इसमें हो गया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारी टारगेट डेट है उससे 2-3 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। उधर राजगढ़ में खंड हाटी समुदाय के अध्यक्ष वेद प्रकाश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के बयानों का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि पहले हर्षवर्धन जी हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए राजनीति छोड़ने की बात करते थे, लेकिन आज वह इसके विपरीत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाटी के आंदोलन में हर्षवर्धन चौहान के योगदान के बाद भी समुदाय के विरोध में बयान देते हैं। जैसा अभी मुझे कहा गया, हाटी को जनजातीय दर्जा मिले लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं, 4था महीना स्टार्ट है, लेकिन अभी तक भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और तरह तरह की भ्रांतियां इस बारे में फैलाई जा रही है। उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी करने के लिए आपके से मुखातिब हुआ हूँ। सबसे पहले तो हम हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं कि हमारी एक यहाँ की बेटी ने जो न्यायालय में याचिका दायर की थी, उसे जनजाति का दर्जा उन्होंने माना और उसको इंटरिम रिलीफ देते हुए आवेदन का अधिकार दिया है, जो कि एक रास्ता खुला है सभी युवाओं के लिए। और जैसा विकल्प जी ने कहा कि जिन लोगों ने भी इस बारे में आवेदन करना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जो है कोर्ट में जाएगा तो पैसा खर्च होगा, और पैसा व्यक्ति हमारे जो गिरिपार के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह जी सुक्खू हैं, जो जैसा अभी पहले बताया गया कि वो बीमार हुए लेकिन स्वस्थ होकर दिवाली उन्होंने प्रदेश में मनाई, तो उनकी स्वास्थ्य की हम शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, और वो इस पर चिंतन मनन करेंगे कि आखिर हमें क्यों जाना पड़ रहा है। जब न्यायालय मान चुका है, जब राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी कर चुका था, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए जा रहे। उधर सोलन में राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका आयोजन डाइट सोलन ने किया है। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में निजी और सरकारी स्कूल के छात्र उपस्थित रहे। वहीं नगर निगम के आयुक्त जफर इकबाल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और आयुक्त जफर इकबाल ने बताया कि पिछले 3 सालों से प्रतियोगिता का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है, जिसमें इस बार 4 जोनों में पूरे देश को विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन से 16 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। हिमाचल प्रदेश की स्टेट लेवल का ये बैंड कंपटीशन में 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। इसमें क्या है कि पिछले 3 साल पहले से ये इसका पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल लेवल पे सोचा गया है। इसकी पद्धति ये है कि हर एक स्टेट से बेस्ट परफॉर्मिंग 4 बैंड्स जाएंगे और कंट्री को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है।
तो उस हिसाब से 16-16 टीम होंगी हर एक जोन में। तो कंट्री लेवल पे 64 बैंड्स जाएंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग बैंड्स जो बच्चों के हैं अलग अलग स्टेट से जाएंगे। वहां पे जाके जो बेस्ट बैंड्स हैं उनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सम्मानित करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी पर सब्सिडी देने का फैसला किया है और इसको लेकर जनजातीय क्षेत्र लाहौर स्थित से विधायक रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं विधायक रवि ठाकुर ने 9 तोड़ संशोधन को लेकर भेजी गई फाइल पास न होने पर बीजेपी पर आरोप भी लगाए हैं और विधायक ने कहा कि 3 बार राज्यपाल के पास सरकार की ओर से 9 तोड़ संशोधन को लेकर भेजी गई फाइल पर राजभवन से मंजूरी नहीं मिली और साथ ही जनजातीय क्षेत्र के साथ बीजेपी पराया रवैया अपनाने का काम कर रही है। अनुसूचित जनजातीय मंत्री जगत सिंह जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि उन्होंने ईंधन की लकड़ी की दिक्कत और परेशानी हमारे अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में चली हुई थी कि वहां पर 1400-1500 के करीब हमको पड़ती है, तो उन्होंने उस पर अभी जो सब्सिडी दी है तो उसमें 805 रुपए की लागत से अब पड़ेगी हमारे लोगों को। और मैं तहे दिल से इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि बावजूद इसके जो प्राकृतिक आपदा हुई है हमारे प्रदेश के अंदर, उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हमारा जो सरकारी नुकसान आंकड़े जितने भी हैं और प्राइवेट का नुकसान भी इतने 8-9 हज़ार के करीब की लागत से हुआ है। 3-3.5 हज़ार बेघर हुए हैं हमारे लोग और हमारे इलाके में भी 1-2 गांव पूरे चले गए लाहौल स्पीति में। इसके बावजूद हमको कोई खास सहायता केंद्र से नहीं मिली और हम जूझ रहे हैं इस सब से। हिमाचल में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और प्रदेश के सुदूर ठंडे इलाकों में भी सर्दी के मौसम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ी सौगात देने का काम किया है और प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में ईंधन लकड़ी की बढ़ी हुई कीमतों में राहत दी है। प्रदेश सरकार ने वन निगम को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को 1300 से अधिक दाम पर पड़ने वाली प्रति क्विंटल 805 रुपये में मुहैया होगी। राजस्व बागवानी जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। ये जनजातीय क्षेत्रों में जो सर्दियों में बालन लकड़ी फ्यूलवुड जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मार्फत सप्लाई किया जाता है, इस बार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने इसके रेट्स जो है काफ़ी बढ़ा दिए थे। पर क्विंटल जो है लोकल लोगों के लिए 1300 रुपये से ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह से जो है रिप्रेजेंटेशन आया कि जो है रेट्स जो है बहुत ज़्यादा है और सर्दियां शुरू हो गई है, लकड़ी की डिमांड है। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि इस बार बेशक हमारे यहाँ भारी आपदा के कारण आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद जनजातीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। तो ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने, सरकार ने ये फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो अब जो है देंगे इसको फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को, और फ्यूल रेट जो है लोकल से 805 रुपये प्रति क्विंटल जो है जनजातीय क्षेत्रों में चार्ज किया जाएगा। घुमारवी में खाद्य सुरक्षा और विनियमन निदेशालय विभाग ने मोटे अनाज पर आधारित विशेष ईट राइट मिलेट्स मेला का आयोजन किया और मेले का शुभारंभ घुमारवी विधानसभा विधायक राजेश धर्माणी ने किया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ भविष्य के लिए मोटा अनाज का सेवन आवश्यक है और वर्तमान दौर में फास्ट फूड की ओर अधिक आकर्षित होते जा रहे हैं युवा, जिसका हमारी सेहत पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल ईट राइट मेले में विशेष रूप से मिलेट्स पर फोकस किया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की और मुख्यमंत्री ने कहा है कि योजना से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
वहीं हिमाचल को हरित बनाने के सरकार के प्रयासों को भी बल मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में बैक टू बेसिक बैक टू नेचुरल थीम के साथ पारंपरिक अनाजों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और लवी मेले में विभिन्न संस्थाओं ने पारंपरिक अनाज और खाद्य पदार्थ को प्रदर्शनी में लगाया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक विलुप्त अनाजों, पकवानों की औषधीय गुण और पौष्टिकता को लेकर टिप्स भी दिए गए। वहीं भविष्य में मानव जीवन सुखी निरोग के लिए भी प्रेरित किया गया। नीटिंग में काम करती है और गांव की महिला जो हमारे जायका वाले हमारे को जो यहाँ आगे लाने का, यहाँ तक लवी मेले में आने का मौका दिया है और हम महिलाएं यहाँ पहुंची और हमारे को बहुत अच्छा मौका मिला है आगे आने का। अभी जो ये मिलेट का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे विभागों द्वारा भी यहाँ जो जायका की तरफ से भी जो मिलेट का यहाँ काफी सारा जो है प्रोडक्ट्स रखे गए हैं और छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो उसमें काफी सारा अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हम लोगों ने आज से 3 दशक पहले एक सपना हमने संजोया था कि जो मिलेट्स हैं ये हमारी थाली से गायब हो रहे थे। तो पहले तो मिलेट ही हमारे खाने में हुआ करता था और धीरे धीरे जैसे जैसे चकाचौंध की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो हमारी थाली में सिर्फ गेहूं और चावल 2 ही तरह के अनाज सिर्फ रह गए, जिसमें अगर देखा जाए रिसर्च के मुताबिक सबसे कम अगर जो पौष्टिकता है वो इन 2 अनाजों के अंदर में है और उसमें भी बहुत सारा जो केमिकल है वो इस्तेमाल हो रहा है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।